Hello friends, welcome to Education Channel. Today is September 5th. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। आज है 5 सितंबर और देखेंगे आज का करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के सेशन में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, सो आप बने रहिएगा एंड तक। जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। पहली न्यूज़ है, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है वो चाइनीज़ अपने काउंटर पार्ट से एससीओ मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है वहाँ पे मुलाकात उनकी हुई है। एंड इंडिया ने स्ट्रेस किया है कि म्यूचुअल टॉक से जो इश्यूज़ है भारत और चाइना का लद्दाख बॉर्डर पे, उसको हल करने की आवश्यकता है। सिमिलरली जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो भी सितंबर 10 को जो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है मॉस्को में ही अपने काउंटर पार्ट से वहाँ पे वो मुलाकात करेंगे, मीटिंग होगी उनके। ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनकी ये 3 डे विजिट है, जहाँ पे कि एससीओ, सीएसटीओ और सीआईएस मेंबर्स जो हैं उनकी मीटिंग चल रही है। और ये किस लिए है मीटिंग? ये 75th एनिवर्सरी है ऑफ विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको याद होगा हुआ था, और उस पर जापान जो उसने चाइना पे कब्जा जमाने के लिए वॉर किया था, और साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड वार 2 में पूरा विश्व जो है 2 भागों में बट गया था। सो उसी लड़ाई के जीत के 75 ईयर्स हो रहे हैं। 1945 में आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ था, और वहाँ पे जो अमेरिका और बाकी जो फोर्सेस हैं उनकी जीत हुई थी, और जापान, जर्मनी, इन सब की हार हुई थी। सो उसी के 75 ईयर्स हो रहे हैं, 75 साल हो रहे हैं, 1945 से 75 साल, मतलब 2020। तो उसी के याद में मीटिंग्स हुई है। और कल भी मैंने न्यूज़ कवर किया था, कल भी जो चाइना के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी विज़िट किया था अपने जो एरियाज़ हैं, इसी चीज़ को, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जीत हुई थी 75 साल पहले, 75th एनिवर्सरी, उसको मनाने के लिए। नाउ अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि एससीओ, सीएसटीओ और सीआईएस की मीटिंग हुई, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशन है क्या? सो आज हम थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे इन सब ऑर्गेनाइजेशंस पे। सो लेट्स सी, पहले आज के जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के क्या क्वेश्चंस हैं? आज के क्वेश्चंस रखे मैंने प्रीलिम्स के। व्हाट इज़ एससीओ, व्हाट इज़ सीएसटीओ, व्हाट इज़ सीआईएस, व्हाट इज़ एसआईएएम, व्हाट इज़ BS6 नॉर्म्स क्या है, RDE रेगुलेशन क्या होता है, कैफ़े रेगुलेशन क्या है, और रेटिंग एजेंसीज क्या होती है। सो लेट्स सी, इसको समझते हैं हम ज़रा। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आपको ये समझ लीजिए कि जो आज रशिया है वो सोवियत संघ, USSR हुआ करता था एक टाइम पे, और उसके ब्रेकडाउन होने के बाद में उससे 15 कंट्रीज़ बनी थी। कौन कौन सी कंट्रीज़? 1991 के आसपास ये कंट्रीज़ अलग होना शुरू हुई थी। कौन कौन सी कंट्रीज़ सोवियत संघ से, USSR से अलग होकर बनी थी, आप इसको समझ लीजिए। आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लत्विया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान। ये सभी कंट्रीज़ एक समय पे रशिया फेडरेशन के पार्ट थे। आई मीन USSR, जिसको सोवियत संघ भी बोला जाता था, उसके पार्ट थे। उसके बाद में 1991 में ये सभी कंट्रीज़ अलग होना शुरू हो गई और अपना अपना इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ये बन गए। सो आज के उसी से रिलेटेड बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं हम लोग। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सो कोई भी आपको तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान की बात करता है तो आपको ध्यान रहे सभी एक टाइम पे रशिया के पार्ट थे। रशिया जो पूरा USSR था उसका पार्ट थे। नाउ लेट्स सी अभी आगे क्या है। आगे आप और भी ऑर्गेनाइजेशन समझिए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? CSTO। इससे पहले हम समझते हैं CIS, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब ये कंट्रीज़ 15 कंट्रीज़ अलग कंट्रीज़ बनी, USSR सोवियत संघ से अलग होके, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना, और इसमें एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बने। ये ओरिजिनली इसमें 10 कंट्रीज़ थी और 2 फाउंडिंग नॉन मेंबर थे इसमें। सो इस कंट्रीज़ में ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इसमें रशिया और आपके बाकी जो कंट्रीज़ है, बेलारूस, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। उसी तरीके से CSTO है, वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी फॉर्म हुआ
15 मई 1992 को फॉर्म हुआ। और ये भी पोस्ट सोवियत जो स्टेट्स थे उनको मिला के बना, मतलब जो सोवियत संघ से जो टूट के बने थे उनको मिला के अपनी सिक्योरिटी के लिए, उस पूरे एरिया के सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसमें क्या कौन कौन थे? रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मिला के CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना था। उसके बाद अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया, ये इन्होंने भी इसको साइन किया बाद में। और फिर इसमें से कई कंट्रीज़ अलग भी हो गई, लेकिन मोर और लेस आज भी ये CSTO है और इनका ये काम होता है कि ये डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं समय समय पे, और साइबर के क्षेत्र में या फिजिकल वॉर के लिए अपनी ये तैयारी करते रहते हैं। सो CIS मैंने बता दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो सोवियत संघ से जो टूट के जो स्टेट्स बने थे उसमें से कुछ स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरीके से CSTO है जो सिक्योरिटी के लिए बना था। नाउ अब इंपॉर्टेंट है SCO क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो संघाई आपको मालूम होगा एक शहर है कहाँ पे? चाइना में। सो ये एक बना था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस था, जो बना था 2001 में, 15 जून 2001 में ये संघाई में बना था। और इसमें जो फाउंडिंग कंट्रीज़ थी, शुरू में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? ये थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मतलब जो चाइना से टूट के जो कंट्रीज़ बनी थी वो उसमें से कई कंट्रीज़ और चाइना, इनको मिला के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। और उसके बनाने का मेन ये था कि पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और सिक्योरिटी लेवल पे ये सभी कंट्रीज़ कोऑर्डिनेट करेगी और एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करेगी। फिर उसके बाद अलग अलग इसमें ग्रुप्स बने। बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने भी SCO को ज्वाइन किया। ये कब ज्वाइन किया? 2017 में कजाकिस्तान में जो मीटिंग हुई वहाँ पे एज अ फुल मेंबर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 9 जून 2017 को इसको ज्वाइन किया, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो समय समय पे इनकी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में अलग अलग इश्यूज़ पे डिस्कशन होता है। सो ये मैंने आपको समझा दिया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोवियत संघ पहले क्या था, टूटने के बाद वो क्या बना, ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको बहुत ही क्लियरली आपको समझा दिए हैं। होपफुली आपको याद रहेगा। और इसमें आप मोर और लेस ये समझ लीजिए, जितना भी जो सेंट्रल एशिया है, जितना भी आप सुनते हैं, आजकल एक ट्रेंड है कि मेडिकल परीक्षा के लिए, मेडिकल पढ़ाई करने के लिए रशिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ पे काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई जो है थोड़ी सस्ते दामों पे हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और कंपटीशन भी कम है। लेकिन उनको दो चीज़ रिक्वायरमेंट है। अगर जो एडमिशन ले रहा है बाहर, उसको नीट क्वालिफाई करना होता है, और आने के बाद में अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीनिंग टेस्ट एक देना होता है। बट सेंट्रल एशिया काफ़ी डेवलपिंग एरिया है और लगातार हम इससे रिलेटेड न्यूज़ भी सुनते रहते हैं। जैसे बेलारूस की न्यूज़ हम सुन रहे हैं, तो बेलारूस भी सोवियत संघ से ही अलग होकर बना था। सो दैट्स ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, आप वेट करिएगा। नाउ ये क्या है? ये है जो इलेक्शंस होने हैं बिहार में। जो इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन के साथ साथ 65 बाई पोल्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। किसने कहा है? ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक नए इलेक्शन कमिश्नर ने ज्वाइन किया है। मैंने बताया था, आप उनका नाम लिखिएगा कमेंट में कि कौन इलेक्शन कमिश्नर है नए जिन्होंने ज्वाइन किया और किन की जगह पर ज्वाइन किया है। फिर ये है जो इलेक्शंस होंगे उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सबको तैयार किया जा रहा है। सो मेंस वगैरह में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस पोस्ट कोरोना मोड में किस तरीके से इसका स्वरूप बदला है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो गाइडलाइंस हैं बिहार इलेक्शंस या बाकी इलेक्शंस के लिए, उसमें जो वोटर हैं उनको मास्क वगैरह का प्रयोग करना है, और जो ऑफिशियल हैं उनको यूज़ करना होगा पूरा सूट, पूरा कोरोना सूट वो यूज़ करना पड़ेगा। ये न्यूज़ है। मैंने आपको बताया था कि जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है, उसको हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको आप 22 लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल की, उन सब में आपको करना है। नाउ ये 22 लैंग्वेजेस कहाँ मेंशन है? ये 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अभी किस भाषा में पब्लिश हुए हैं? सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पब्लिश किए गए हैं। लेकिन क्या कहना है इनका कि बाकी भी 22 लैंग्वेजेस में हो। तो बाकी 22 लैंग्वेजेस कौन सी है? तेलुगु, तमिल, ये सब तो हैं ही। इसके अलावा बोडो, संथाली, इस तरीके की भी लैंग्वेजेस हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मुश्किल काम है, क्योंकि पास्ट में भी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में हुआ था, और बोडो, संथाली ऐसे लैंग्वेजेस में अगर किए जाएंगे तो हो सकता है कि जो बात कहना चाहते हैं वो वर्ड का मतलब या भाव खत्म हो जाए। बट आपके काम की चीज़ है 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेज हैं। आप बताएंगे कि जो लास्ट लैंग्वेजेस हैं वो कौन से ऐड किए गए थे, कब ऐड किए गए थे और कौन से। तो आप पहले बताएं, इसको आप मेंशन करेंगे कमेंट्स में।
नाउ लेट्स सी क्या है हमारा इसमें। ये एक है बी वेयर ऑफ फ्रॉड्स। ये एक मैं चीज़ से बताना चाहता हूँ, ये है टिप्स टू सेफ गार्ड फ्रॉम सिम स्वैप। ई सिम वगैरह का है ये दिल्ली पुलिस ने एक नोटिफिकेशन देखिए ये पेपर में जारी किया है। सो इट मीन्स कि ये जो साइबर क्राइम है सिम स्वैप को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई सिम को लेके आपको मैं बता दूं कि एक वीडियो मैंने बनाया है ई सिम फ्रॉड पे, इसी चैनल पे है, आप जाइए उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इस ई सिम फ्रॉड से रिलेटेड कुछ लोगों के अकाउंट से 20-20, 30-30 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। मतलब आपके अगर अकाउंट में 1 लाख है तो पूरे पैसे चले जाएंगे। तो आप उसकी जानकारी लीजिए कि ई सिम क्या होता है, ई सिम फ्रॉड क्या होता है, और अपने बाकी जो लोग हैं उनसे भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ या आपके जो अगल बगल के लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो। तो मैंने पूरे वीडियो में बताया है कि ये फ्रॉड कैसे किया जाता है और किस तरीके से आप इसका बचाव कर सकते हैं। तो ये इसी चैनल पे है वो वीडियो, ई सिम फ्रॉड से रिलेटेड, बैंक फ्रॉड से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये है, ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन की बात कही है कि ये देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो ऑफिसर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, उसमें लोगों के घर पे जो अनाज है वो प्रोवाइड कराना था। तो यहाँ पे राजस्थान में एक इनोवेशन किया गया है। इनोवेशन मतलब एक नया प्रयोग किया गया है जिससे कि इस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ी है। क्या इनोवेशन है? इनोवेशन ये है कि 50% जो दुकानें थी पीडीएस वाली, उन्होंने डोर टू डोर लोगों के घर पे सप्लाई दिया है किस चीज़ का, वीट का और दालों का। और उसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू इसको फॉलोअप किया गया है, एंड देन इसमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया है जिससे कि जिनको अनाज मिलना था सही टाइम से उनको अनाज पहुंचे। तो आप भी जब किसी भी विभाग में आप सेलेक्ट हो जाते हैं या जनरल लाइफ में भी आप टेक्नोलॉजी का या नए प्रयोग का इस्तेमाल करके कोई भी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है आप उसको बेहतर रूप से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अगर दिमाग लगाते रहेंगे तो कोई भी काम हो, जैसे इसमें राशन बांटना था तो उसी में उसने बेहतर किया। तो अगर आप अभी बैंक में हैं, इंजीनियर हैं या घर का ही काम करते हैं तो बेहतर और किस तरीके से कर सके, तो इनोवेशन के माध्यम से उसको किया जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। नाउ लेट्स सी आज क्या है। आज है एडिटोरियल पहला एडिटोरियल है। कल मैंने टॉपिक कवर किया था, जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उन्होंने कहा था कि जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको मिलिटराइज करने की आवश्यकता है। नाउ क्वाड क्या है? 4 कंट्रीज़ का ग्रुप्स है। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? अमेरिका है, यूएस यानी अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। कैसे कैसे है? तो इंडियन ओशियन जो है ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है, और जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जापान के इंटरेस्ट हैं, यूएस का भी इंटरेस्ट है इस एरिया में क्योंकि उसके अलाइज हैं। ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, उसके अलाइज यहाँ पे हैं। तो ये कल ये उन्होंने कहा था कि जो क्वाड को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ये जो चारों कंट्रीज़ का ग्रुप है, ताकि जो सी वाटर है वहाँ पे नेविगेशन सही रहे। बट ये कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग बातें हैं। इस तरीके से जो मालाबार एक्सरसाइज है इंडिया के द्वारा, उसमें अभी अमेरिका और जापान तो शामिल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शामिल अभी तक नहीं किया गया है। तो ये कहते हैं कि क्वाड का स्वरूप कैसा होगा, इसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर क्वाड 4 कंट्रीज़ का ग्रुप बन रहा है तो ये चारों जगह पे एक दूसरे को सपोर्ट करे या चारों एक दूसरे के साथ रहे। फिर ये कह रहे हैं कि क्वाड जो ग्रुप बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है कि कोई भी एक कंट्री किसी भी ओशियन या कहीं पे भी थ्रेट ना कर सके बाकी कंट्रीज़ को। ये चाइना के पर्सपेक्टिव में कहा गया है। नेक्स्ट ये बात कह रहे हैं कि जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ये बात करते हैं कि बातचीत के माध्यम से चाइना के साथ जो विवाद है उसको हल किया जाएगा। तो ऐसे में क्वाड क्या रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट ये बात कहते हैं कि क्वाड की नेक्स्ट मंथ में मीटिंग होने जा रही है जिसमें इंडिया के जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर है वो यूएस के जो काउंटर पार्ट है उनसे उनकी मुलाकात होगी। फिर भारत का ये कहते हैं कि भारत का एक ये भी कॉन्सेप्ट था नॉन अलाइनमेंट का, कि भारत किसी भी अलायंस के साथ नहीं जाएगा। पहले आपको याद होगा नाटो ग्रुप बना, फिर उसके बाद में अलग अलग यूरोपियन ग्रुप्स बने, रशिया का ग्रुप बना। भारत ने भी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। भारत का ये स्टैंड रहा नॉन अलाइनमेंट का। सो ये कह रहे हैं कि अब क्या भारत की स्ट्रेटजी चेंज होगी और भारत अलायंस सिस्टम में ज्वाइन करेगा, तो ये देखने वाली बात है। फिर ये भी राइटर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भारत है सिर्फ वही एक कंट्री है जिसके साथ चाइना के साथ लैंड बॉर्डर है,
और लैंड डिस्प्यूट्स प्रॉपर है, तो क्या क्वाड हेल्प कर सकता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, या भारत को चाइना के साथ खुद ही हल करना पड़ेगा? सो दैट्स द क्वेश्चन। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लीजिए, बट हाउ विल यू डील विथ योर नेबर्स, अपने जो नेबर यानी पड़ोसी है उससे कैसे डील करेंगे, उसके बारे में ये आर्टिकल पूरा है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कवर कर दिया। नाउ ये क्या है, ये था पबजी जो बैन हुआ है। पबजी बैन पे क्या कह रहे हैं? पबजी बैन पे ये कह रहे हैं सेम चीज़ जो इसका मैंने वीडियो ही बनाया है कि अब तक टिकटॉक और ये सब मिला के 200 से भी ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया गया है, और इससे जो चाइना की कंपनीज़ हैं उनको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और उनके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, पैसे का काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। फिर ये बात करते हैं 69 ए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था पबजी में, उसमें मैंने 69 ए के बारे में भी बात किया है कि क्या होता है ये, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि पबजी बैन होना एक चीज़ है, लेकिन उसका जो लीगल प्रोविज़न है क्या है, इसीलिए मैंने उस वीडियो में वो डाला था। तो आप जो वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, 69 ए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पबजी या जो भी ऐप्स या कोई भी वेबसाइट बैन कर सकती है गवर्नमेंट। और फिर ये कहते हैं कि इस एक्ट को और भी ज़्यादा गहराई में इसके जो पॉइंट्स हैं उसको देखने की ज़रूरत है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पास्ट में इसको चैलेंज किया गया, तो उसको सही ठहरा चुके हैं। देन अगेन ही सेइंग कि चाइना अब तक जाना जाता था सेंसरशिप के लिए, मतलब चाइना का ये हिस्ट्री है कि अपनी कंट्री में ऐप्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए, उनको बैन कर देता है वो। अब वो भारत भी उसी रास्ते पे चल रहा है, तो क्या ये रास्ता सही है, ये क्वेश्चन मार्क किया है। सो अगेन आपका व्यू पॉइंट, आप सिक्योरिटी या सारी चीज़ें देखें तो आप महसूस करेंगे कि ये कॉमन नहीं है। भारत ने ये बैन किया है बिकॉज चाइना के ऐसे काम हैं, चाइना ने लद्दाख में या फिर इस तरीके की हरकतें कर रहा है हमारी आर्मी के साथ या बॉर्डर पे, इसीलिए भारत ने उन पे फाइनेंशियल लॉसेस इनकर करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लद्दाख में बॉर्डर पे भी लड़ाई करें और हमारी देश के लोगों से कमाए भी, पैसा भी कमाए, तो भारत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि दो ही चीज़ हो सकती है, तो लड़ाई हो सकती है, आप पैसा कमा सकते हैं। अगर पैसा कमाना है तो आप बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट नहीं अलाउ करेगा इंडिया। सो दैट्स अ गुड डिसीजन। फिर ये नेक्स्ट आर्टिकल है पार्लियामेंट से रिलेटेड, मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट सेशन सितंबर 14 से शुरू होने जा रहा है, उसमें क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दिया गया है, 0 आवर कम कर दिया गया है। फिर एक कल अपडेट आया था कि क्वेश्चन आवर में जो सिर्फ अनस्टार्ट क्वेश्चन है उनको लिया जाएगा, स्टार्ट क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। सो ये आर्टिकल है उसी से रिलेटेड। डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो डेमोक्रेसी का कोई सेंस नहीं रहेगा। फिर एक दो चीज़ें बहुत अच्छी कही है उन्होंने। एक दो चीज़ें ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग चुन के आते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और लोगों की ही डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट फॉर पीपल बाय पीपल, तो फॉर पीपल। तो ये जो स्लोगन है या ये जो कॉन्सेप्ट है उसको ये आगे लेके चलते हैं। और फिर ये एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये देते हैं कि भारत में आपको याद होगा आरोग्य सेतु ऐप, जो कोरोना के टाइम पे एक ये ऐप लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर ये कहते हैं कि ब्रिटिश में भी, इंग्लैंड में भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट ले आएगा कि जिनको कोरोना हुआ है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया, ये टेक्नोलॉजी आई, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई। उनकी जो कमेटी है उसने उसको एवेल्युएट किया, उस पर अपने सुझाव दिए, उसके बाद पार्लियामेंट में रखा गया, उस पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद से उस पर फाइनल हुआ। वो मतलब वो पार्लियामेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट, संसद का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा उस कानून को बनाने में। उसके अपोजिट भारत में ये राइटर ये कह रहे हैं कि भारत में ये जो इस तरीके की जो प्रैक्टिस थी, आरोग्य सेतु ऐप सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर के तहत लागू कर दिया गया। मतलब जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक ऑर्डर लाया गया और वो ऐप एग्जिस्टेंस में आ गया। वो कहीं पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं हुआ, उसके अच्छे पॉइंट, बुरे पॉइंट, डेटा सिक्योरिटी, किसी भी चीज़ पे डिस्कशन नहीं हुआ। सो दैट्स द पॉइंट ही इज सेइंग कि पार्लियामेंट में चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट बना इसलिए है कि चीज़ों पे, किसी भी बिल पे, किसी भी कानून पे या किसी भी प्रस्ताव पे या किसी भी मुद्दे पे बात हो सके। दूसरा ये कह रहे हैं कि अभी जो सितंबर 14 से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, संसद, वो 175 दिन बाद शुरू हो रहा है। कितने दिन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि 6 महीने का से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने 180 दिन से जस्ट पहले ये सदन शुरू होने जा रहा है। ना इसमें ये कह रहे हैं कि इस दौरान, इस 6 महीने का जो पीरियड था जब ये संसद दोबारा बैठने जा रही है, इस पीरियड में 900 सेंट्रल और 6000 स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आए हैं, कई ऑर्डिनेंसेस आ गए हैं, अध्यादेश जिसे बोलते हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से बाकी भी जो चीज़ें हैं, ना पार्लियामेंट में डिस्कशन ना होने से गवर्नमेंट पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रह जाता है। तो ये
पॉइंट्स हैं। देन अगेन एक अनदर पॉइंट ये रेज कर रहे हैं कोर्ट का। ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट है, फॉर एग्जांपल माइग्रेंट इशू, इस कोरोना के दौरान इतने सारे इश्यूज हुए जिसमें जो माइग्रेंट्स थे उनका इशू था, कोरोना से रिलेटेड इशू था, किस तरीके से उसको टैकल करना है। सो ये सब चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस ना हो के सीधा कोर्ट में गए। आपको याद होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई भी हुई थी माइग्रेंट्स पे जो थे उन पे, उस प्रॉब्लम पे, जो लोग लॉकडाउन के दौरान घरों पे जा रहे थे, तो ऐसी बड़ी संख्या थी, तो उनसे रिलेटेड डिस्कशन हुआ। सो उस डिस्कशन में ये कहते हैं कि कोर्ट का रोल होता है जब कानून बन जाए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए और पार्लियामेंट के डिस्कशन के बाद से पूरा काम होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, और उसके बाद अगर उसमें कोई गलती है, अगर उस कानून में या कोई फॉल्ट है, फिर कोर्ट्स में वो होना चाहिए, कोर्ट को उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सो ये राइटर का, जो राइटर है इसके, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और कहीं ना कहीं एक लेवल से आप सोचे कि जो पार्लियामेंट का काम है अगर वो कोर्ट्स करने लग जाएंगे, सारी पॉलिसीज़ कोर्ट्स बनाने लग जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा 3 स्तंभ है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अगर कोई भी एक पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो काम ही ना कर पाए, तो फिर दिक्कत होगी। तो राइटर वही कहते हैं कि कोर्ट का रोल है, मतलब न्यायालय जो है, जजेस का रोल है, लेकिन वो रोल तब आता है जब पार्लियामेंट अपना डिस्कशन पूरा कर ले, कोई लॉ बनाना है वो बना ले, और पार्लियामेंट को मौका दिया जाए, जो उनके एमपीज़ हैं, सांसद हैं, उनको पूरा डिस्कशन करने का, उसकी सही और गलत चीज़ें लाने का। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट्स को बिल्कुल उसमें इंटरफेयर करना चाहिए और गलत चीज़ों को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। लेकिन बिना पार्लियामेंट में आए और सिर्फ जुडिशरी सारी चीज़ें करने लग जाए तो फिर पार्लियामेंट का मतलब नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब होता है लोग, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए हुए लोग हैं। सो लेट्स सी, एक अच्छा ये सजेशन है, बट कितना इंप्लीमेंट होता है दैट वी विल हैव टू सी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद ही इज सेइंग, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस इस दौरान पास हुए हैं, उन ऑर्डिनेंसेस को गवर्नमेंट को डिस्कस करना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्डिनेंसेस हैं, एंड देन देयर ऑर्डिनेंसेस रिलेटेड टू टैक्स एंड बैंकिंग, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। व्हाट एल्स इज देयर। फिर ये बात करते हैं कि जो अभी जो सत्र शुरू होगा उसमें चाइना इशू पे, कोरोना इशू पे डिस्कशन शुड बी देयर, एंड देन गवर्नमेंट में भी प्लानिंग फॉर सम सप्लीमेंट्री बजट, कुछ सप्लीमेंट्री बजट लाने की भी प्लानिंग होगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जीडीपी भी हमारी गिरी है। सो व्हाट ही सजेस्टिंग कि जो पार्लियामेंट है इट्स द सुप्रीम थिंग, और वहाँ पे इन सारी पॉइंट्स पे डिस्कशन होके एक डिटेल गाइडलाइंस जारी होना चाहिए। सो ये अच्छा आर्टिकल है, जिनका पॉलिटिकल साइंस और पबेड है इसको देख सकते हैं, बेसिक पॉइंट्स ही हैं, आप याद भी रख सकते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स द पार्ट ऑफ एडिटोरियल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, ये बता दूँ मैं, रेलवे में जो भीख मांगना, बैगिंग जिसे बोलते हैं, भीख मांगना, वो डीक्रिमिनलाइज करने जा रहे हैं। अभी तक ये था कि कोई भी अगर रेलवे में, रेल के डब्बे के अंदर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे या उसके एरिया में, प्लेटफॉर्म के बाहर भी अगर कोई भीख मांगता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान था। सज़ा क्या मिलती थी, 1 साल की जेल हो सकती थी या फिर 2000 तक का फाइन हो सकता था। फिर ये एक चैलेंज किया गया था। इस चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि एक तो आदमी भीख मांग रहा है, कुछ है नहीं उसके पास, फिर उसी को 1 साल जेल में बंद कर दो, या 2000 उससे ही 2000 फाइन मांगो। सो ये तो बहुत गलत है और डी ह्यूमन है, मानवता के बिल्कुल अगेंस्ट है कि जो भिखारी है, जिसके पास खुद कुछ नहीं है, उससे आप 2000 फाइन मांग रहे हो क्योंकि वो भीख मांग रहा है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप कुछ पॉलिसी ले आइए। तो ये इसको चेंज किया जा रहा है, जो ये वर्डिंग है, ये जो कानून है, इसको चेंज किया जा रहा है, और सिर्फ इतनी लाइन लिखी जाएगी कि भीख मांगना अलाउड नहीं है। तो कोई अगर भीख मांग रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा, ना कि उसको जेल भेजा जाए या उससे ही 2000 रुपये वसूला जाए। सो ये अच्छा एक है। दूसरा एक जो कानून चेंज होने जा रहा है, सेक्शन 167 रेलवे एक्ट का है, वो ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है रेलवे के डब्बे में, तो उसमें एक पॉइंट था कि और कोई आदमी उस पर ऑब्जेक्शन करता है, मतलब दूसरा आदमी उस पर टोकता है उसके सिगरेट पीने को, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। लेकिन अब उसको ये चेंज कर रहे हैं कि कोई टोके ना टोके, अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो आप पे फाइन लगेगा रेलवे कंपार्टमेंट में। ये छोटी सी न्यूज़ थी, बट ये न्यूज़ आपको कहीं पे भी ज़रूरत होगी तो केस स्टडी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं कि जो कानून हैं कई बार समय के साथ वो चेंज होते रहने चाहिए। जैसे ये भीख मांगने वाला था तो बिल्कुल सही बात थी, उस समय 2000 फाइन जो भीख मांगने वाला, उससे क्या मतलब है। तो रिव्यू, पुरानी चीज़ों को भी रिव्यू करते चलना चाहिए।
समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो समय के साथ अगर चलना है तो हर चीज़ को आपने कानून भी को भी करना चाहिए, और लाइफ को भी, अपनी ज़िंदगी को भी आप रिव्यू करते रहना चाहिए। कोई अब एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई आपके डिसीज़न है तो समय के साथ उसको भी चेंज करना चाहिए। नाउ ये न्यूज़ है, एक शिप है वहाँ पे आग लग गई है, एमटी न्यू डायमंड नाम है। इसमें क्या है, इसमें है तेल है, क्रूड ऑयल है। ये कहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन में है और श्रीलंका और भारत की जो कंट्री है उनके बीच में है। 25 नॉटिकल माइल्स है श्रीलंका से। नाउ आप ये बताएंगे कि नॉटिकल माइल्स और माइल्स में क्या रिलेशन है। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी 11th क्लास की तो आप तुरंत बता देंगे, और नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं कि यूपीएससी में एक बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि माइल्स नॉटिकल माइल्स में क्या रिलेशन है। तो आप मुझे बताएंगे कि माइल्स और नॉटिकल माइल्स में क्या रिलेशन है, कितना माइल कितना नॉटिकल माइल होता है। ये न्यूज़ है असम काजीरंगा से। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है उसमें और एरिया जोड़ा जा रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट का, नागांव और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया जोड़ के ये काफ़ी और इसका एरिया है वो बढ़ाया जा रहा है। सो दैट्स द न्यूज़। और ये भी है, इसके पास में ही कनेक्टिविटी है ओरांग और नामेरी नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के पास है, और उसमें भी उसके बारे में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो वहाँ पे राइनो है, टाइगर है, डियर है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो आप ये जोग्राफिकल मैप में आप उसको देखेंगे, ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है और नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, आप एक बार जोग्राफी में देखेंगे। और मैंने ये बताया ही, राइनो, टाइगर, डियर एक्सेट्रा वहाँ पे हैं। तो यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से, या किसी भी एग्ज़ाम में, कि इस नेशनल पार्क में कौन से जानवर ज़्यादा हैं या ये कहाँ पर है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखेंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूज़। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट न्यूज़। एक यहाँ पे न्यूज़ है, लगातार हम बात कर रहे हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ की, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज़ है उनके बारे में बात करते हैं। तो एक प्रपोजल आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो ये स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं इनका टेन्योर 1 साल का होता है। जनरली 1 साल के लिए गठित होती हैं। इनका कार्यकाल 2 साल बनाने के लिए बात की जा रही है। तो लेट्स सी अगर कार्यकाल बढ़ता है, क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि कोरोना की वजह से फुल टाइम नहीं मिला है। सो लेट्स सी व्हाट्स द डिसीजन इज़ बीइंग टेकन। ये यहाँ पे है ग्रीस और टर्की के बीच में लगातार डिस्प्यूट चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है, ईस्ट मेडिटेरियन सी, किस लिए, नेचुरल जो वहाँ पे रिसोर्सेस है उसको लेके अभी नाटो ने ये बात कही है मीडिएशन करने की। किनके बीच में मीडिएशन करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं ग्रीस और टर्की दोनों के बीच में। और दोनों क्या है, दोनों ही नाटो के मेंबर्स हैं। और इसमें अभी भी टेंशन्स काफ़ी वहाँ पे बनी हुई है, टर्की और ग्रीस में, ईस्ट मेडिटेरियन सी में। सो हमें देखना होगा क्या इसमें होता है आगे। ना ये हमारी है इम्पोर्टेंट न्यूज़। क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लेट्स सी। एक यहाँ पे है मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज जो है उसने कुछ बैंक्स की रेटिंग घटा दी है, BA1 से घटा के BAA3 कर दिया है। ना आप मुझे बताएंगे कि रेटिंग एजेंसीज क्या होती है। मूडीज़ हैं और अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेटिंग करती है। सो यू हैव टू टेल व्हाट इज़ दिस रेटिंग एजेंसीज और उनका क्या काम होता है। मूडी मैंने एक आपको बता ही दिया, इसके अलावा भी और भी रेटिंग एजेंसीज हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक एक करके हम चलेंगे इसमें। नीड गवर्नमेंट सपोर्ट टू टाइड ओवर क्राइसिस, सियाम क्या होता है। सियाम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है उनका ये सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और जितने भी इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ियों के, उनका एक ग्रुप है सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सियाम, आपको याद रहे। उनकी एक मीटिंग हुई है, कन्वेंशन हुआ है। वहाँ पे जो ऑटो सेक्टर है, जो कि कोरोना से उसमें काफ़ी कमी आई है, काफ़ी उस पर इफेक्ट पड़ा है। सो ये उन्होंने कहा है गवर्नमेंट से कि GST घटाई जाए। GST जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, लग्जरी कार्स है, उन पे धीरे धीरे GST घटाई जाए, जिससे कि ऑटो कंपनीज़ को फ़ायदा हो और जो कस्टमर है उसको भी फ़ायदा हो। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और क्या कह रहे हैं इसमें, लेट्स सी। और मैं बताता हूँ, सियाम के कैनिशी अयुकावा, इनको बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया, सियाम के नए प्रेसिडेंट होंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए इसको। ये मारुति से पहले थे, ये मारुति में थे ये, अब इनको इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। और क्या न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है, अब ये समझिए कि भारत स्टेज 6 एमिशन क्या होता है। भारत स्टेज क्या है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है। किसका एमिशन स्टैंडर्ड है, पॉल्यूशन का, जो गाड़ियों से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसकी मार्किंग करने के लिए, उसका स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भारत स्टेज लाया गया था।
और उसी के कंपैरिजन में यूरो स्टैंडर्ड्स हैं यूरोप वगैरह में। सो इन्होंने इस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि जो अभी का स्टैंडर्ड सेटअप किया गया है वो कहा गया कि BS4 स्टैंडर्ड से BS6 स्टैंडर्ड पे जाना था। 2020 में ये टाइमलाइन किया गया था मेट्रोज़ के लिए। सो इन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से अब BS6 एमिशन स्टैंडर्ड पे ये नहीं जा पाएंगे। फिर वो ये बता रहे हैं कि आगे जो बात कही गई थी कि जो कैफ़े रेगुलेशन और RD रेगुलेशन लागू करना है ऑटो सेक्टर में, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। उन्होंने मांग की है GST रेट कट की डिमांड किया है, और बाकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2 व्हीलर 3 व्हीलर पे वो डिमांड किया हुआ है। तो मैं आपको एक एक करके कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे BS6 मैंने बताया, BS6 क्या है? BS6 में बताया कि भारत स्टेज एक स्टैंडर्ड है, 6 स्टैंडर्ड है। ना आप समझिए कैफ़े क्या है? कैफ़े इज़ कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। कैफ़े रेगुलेशन कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या एम कर रहा है? लोअरिंग फ्यूल कंजम्पशन और इम्प्रूविंग फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल्स बाय लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। मतलब एक ये स्टैंडर्ड है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन गाड़ियों से कम होगा और फ्यूल की एफिशिएंसी 30% ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको 20 का माइलेज मिल रहा होगा तो 26 का माइलेज मिलने लग जाएगा। और ये क्या टारगेट कर रखा है? टारगेट कर रखा है 2022 तक सही तरीके से ये लागू हो जाए। सो ये था। नाउ RD रेगुलेशन क्या है? ये है रियल ड्राइविंग एमिशंस टेस्ट। ये क्या करता है? ये पॉल्यूटेंट मेजर करता है, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कार से होता है। तो बेसिकली पॉल्यूशन जो होता है गाड़ियों से, उसको मेजर करने के लिए नॉर्म्स है कैफ़े एंड RD। व्हाट इज़ नेक्स्ट ये है कि जो अलग अलग स्टैंडर्ड है BS और BS के। सो इसमें ये था कि जो BS4 स्टैंडर्ड है उसमें 50 ppm जो सल्फ़र है वो हो सकता था, और जो BS6 है जिसको लागू किया भी जा रहा है उसमें सल्फ़र 10 ppm रिलीज़ होना चाहिए। तो इतनी कमी करने की आवश्यकता है अगर गाड़ियों को सही करना है तो। सो कंपनीज जो ऑटो सेक्टर है उनका यही कहना है कि ये लागू करने से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, क्योंकि BS6 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी खर्चा किया है कंपनीज ने, लेकिन उस खर्चे के बाद में जो पैसा जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से गाड़ियाँ बिकी नहीं है। तो मैंने आपको कैफ़े, RD, BS6 ये सभी मैंने आपको समझा दिया। सियाम क्या होता है, नए प्रेसिडेंट कौन है, और बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बिल्कुल याद रखिए। नाउ लेट्स सी क्या है। अब मैंने आपका रखा है मेंस क्वेश्चंस। मेंस का क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। मेन क्वेश्चन है, with various multilateral organization like SCO, Quad, etc. in work and India being part of them, discuss the relevance of such forums in context of India international policy and principle of non-alignment. क्वेश्चन ये है, हिंदी में बता देता हूँ। कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे SCO जो मैंने आपको बताया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और क्वाड जो मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और इंडिया, ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। SCO जिसमें कि एक तरफ चाइना है और क्वाड में अमेरिका और जो बाकी हैं, और भारत भी ऐसे ग्रुप्स का पार्ट है। और तो आपको ये डिस्कस करना है कि इनकी क्या रेलेवेंस है, मतलब इनका क्या, इन ऐसे ग्रुप्स का क्या कोई औचित्य है, किस परिदृश्य में आपको ये बात करनी है, डिस्कस करना है। भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी से रिलेटेड, और जो प्रिंसिपल था नॉन अलाइनमेंट का, भारत की जो एक पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसे प्रिंसिपल के नज़र में, परिदृश्य में भारत अब जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो उनका क्या रेलेवेंस है, क्या भारत को उससे फ़ायदा है, भारत के सिक्योरिटी को कोई फ़ायदा है, भारत को लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट मिल रहा है, इकोनॉमी में कोई इफेक्ट मिल रहा है, सिक्योरिटी फ़ायदे हो रहे हैं। सो वो सब चीज़ें आपको डिस्कस करना है। और ये आप क्वेश्चन समझ लीजिए, UPSC मेंस का क्वेश्चन भी आप इसको मान के इसको आप आंसर करेंगे, एंड देन आप इसमें स्टडी करके यू विल राइट व्हाट यू फील अबाउट दिस। सो दैट्स ऑल। आज का प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैंने शुरू में पूछ लिए थे आपसे, आपको पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने कर दिया। मेंस का मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और एमिशन भारत स्टेज से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल में एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। वो एक्स्ट्रा जानकारी आपको बिल्कुल ध्यान में रहे, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं थ्रू आउट द वीडियो आप उसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय, थैंक यू।